So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to your own channel that is Gautam Lakhani यानी कि आपके SST वाले भैया। So बच्चा जी, आज के इस वीडियो में आप और मैं मिल करके क्लास 8 SST का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम बात करते हैं SST पार्ट 1 की तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी से भैया हमें एक ही चैप्टर देखने को मिला है, वो की है नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट क्लास नोट्स के साथ आपको चीजें यहां पर मिलेंगी। फटाफट से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एंड मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कमेंट्स के अंदर अपना अपना इनपुट जरूर देना, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज की। सो बच्चा देखो, जब हम बात करते हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग की, हमारे नेचर की, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भैया जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, यहां तक कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये कहां से आ रही हैं? ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी भाई, अब मुझे पानी पीना है। कहां से मिलेगा वो पानी? मुझे नेचर के अंदर अवेलेबल है। मुझे भूख लगी, मेरा एप्पल खाने का मन कर रहा है, सेब खाने का मन कर रहा है, कहां से मिलेगा? मुझे नेचर में मिल रहा है। तो जब बात आती है हमारे आसपास की चीजों की, तो हम देखते हैं कि चाहे हम पानी पी रहे हो, चाहे हम खाना खा रहे हो, या हम जो चीजें यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो अपने डेली लाइफ के अंदर, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें कहां से मिल रही हैं? नेचर से हमें यहां पर मिल रही हैं। तो पानी हो गया हो, फूड हो गया हो, मटेरियल्स हो गए हो, ये सारी चीजें नेचर से हमें आती हुई देखने को मिल रही हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सारी की सारी चीजें जो हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, ये हमारे लिए रिसोर्स कब बनेंगी? कब हम कह सकते हैं कि भैया ये रिसोर्स है? वो तब हो पाएगा जब हम उनका इस्तेमाल अपने लिए करेंगे। तो इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज की, तो हम यहां पर देखेंगे कि भैया नेचुरल से मतलब क्या? कि जो चीजें हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या? जो चीजें हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देखेंगे कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं और कैसे हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट्स के अंदर अपना अपना फीडबैक जरूर दो, और साथ ही साथ अपना नाम जरूर लिख देना, ताकि मैं एक हार्ट साइन यानी कि दिल आप लोगों को भेज सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स। देखिए, हम जब अपने नेचर की बात करते हैं, हम अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, तो बच्चा जी हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि हमारे नेचर के अंदर आपको बहुत सारी लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगी, और लिविंग के साथ साथ आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी यहां पर देखने को मिल जाएंगी। यानी कि हमारे नेचर के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे लिविंग थिंग्स तो आपको देखने को मिल रहे हैं। बट इन लिविंग थिंग्स के अलावा भैया जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, रॉक्स की, वाटर की, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें हमारे नेचर के अंदर देखने को मिल रही हैं। आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट गिवन है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज है। जब इन रिसोर्सेज की मैं बात करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि इन रिसोर्सेज में सम रिसोर्सेज आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। कमेंट के अंदर यहां पर मुझे बताओ कि नेचुरल गैस लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो हमारे नेचर के अंदर ये बहुत सी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं, और इनमें से कुछ चीजें ऐसे हैं दैट आर नॉट मेड बाय द ह्यूमंस। तो भैया जब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग है, हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल है, जिन्हें ह्यूमन से नहीं बनाया। उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज यहां पर बोल देते हैं। जब बात आती है एग्जाम्पल की, तो चाहे हमारे ट्रीज हो गए हो, रिवर्स हो गई हो, कोल हो गया हो, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। क्या हम ह्यूमंस ने कोल को बनाया है? क्या हम ह्यूमंस ने रिवर्स को बनाया? नहीं। तो जब हम अपने नेचर के अंदर देखते हैं बच्चा जी, तो हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। और इन लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज की जब मैं बात करता हूं, जो हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल है, जिनको ह्यूमंस ने नहीं बनाया, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स कह देंगे। क्या कह रहे हो कि भैया पाकिस्तान कौन सा रिसोर्स होगा? तो बेटा पाकिस्तान कोई रिसोर्स नहीं है, वो तो बोझ है। आगे चलते हैं। तो देखिए, अब जब बात आती है इन सारी चीजों की, तो हमारे नेचर के अंदर ये चीजें तो भैया पहले से थी। यानी कि जब अर्थ एग्जिस्टेंस के अंदर आई, जब अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हमें होती हुई देखने को मिली, पानी तब से है, पेड़ पौधे तब से हैं, जानवर तब से हैं। तो ये सारी चीजें रिसोर्स कैसे बनी?
तो ये सारी चीजें रिसोर्स बनी किसकी वजह से भैया? ह्यूमंस की वजह से। तो जब हम ह्यूमंस ने इन चीजों को अपने नेचर से इस्तेमाल करना शुरू करा, इन चीजों का अपने अलग अलग तरीके से यूज में लाना शुरू करा, तब ये हमारे लिए क्या बन गए भाई? रिसोर्सेज बन गए। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं बात करता हूं लकड़ी की, वुड की, तो भैया लकड़ी कहां से आ रही है? आप कहोगे कि भैया पेड़ से आ रही है, कैसी बात कर रहे हो? तो जब मैं वुड की बात करता हूं बच्चा जी, तो हमें पता है कि वुड जो है हमें ट्रीज से देखने को मिलती है। अब ये जो ट्रीज हैं, ये क्या अभी हुए हैं? क्या 1000-2000 साल पहले से आए हैं? नहीं, ये ट्रीज तो हमें अर्थ के ऊपर, हमारे नेचर के अंदर पिछले कई हजारों लाखों सालों से देखने को मिल रहे हैं। बट ये ट्रीज हमारे लिए रिसोर्स कैसे बने? जब हम ह्यूमंस ने क्या करना शुरू करा? इन पेड़ों को काटना शुरू करा, इन पेड़ों से लकड़ी ला करके हमने फर्नीचर बनाना शुरू करा। तो क्या हुआ कि ये जो ट्रीज हैं, ये ट्रीज हमारे लिए एक रिसोर्स के तरीके से यूज होने लगे। जब हम लोगों ने क्या करा? पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ कि वो हमारे लिए रिसोर्स बनना शुरू हो गया। तो नेचर के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जब उन चीजों का इस्तेमाल ह्यूमंस ने अपने इस्तेमाल के लिए करना शुरू करा, तब वो चीज क्या बन गई? रिसोर्स बन गई। तो यहां पर एक चीज तो भैया समझ में आ गई कि जब मैं बात करता हूं नेचर की, तो नेचर के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं, जब उनका इस्तेमाल ह्यूमंस ने करना शुरू करा, यानी कि जब वो नेचर की चीजें ह्यूमंस के साथ आकर के मिली, तो भैया ई क्या बन गया? बधाई हो भैया, रिसोर्स पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? रिसोर्स पैदा हो गया। कमेंट्स में लिख दो कि भैया बधाई हो। तो इस तरीके से हमें यहां पर चीजें काम आती हुई देखने को मिलती हैं। तो जब आप बात करते हो हमारे देश भारत की, तो आप देखो कि भारत के अंदर और कई और देशों के अंदर भी लोग क्या करते हैं? नेचर की वर्शिपिंग करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। Many indigenous communities believe that nature is sacred and caring. तो वो क्या करते हैं कि नेचर को एक गिवर के तौर पर मानते हैं, प्रोटेक्टर के तौर पर मानते हैं, मदर के तौर पर मानते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जब हमारे देश के अंदर बाहर से आक्रमणकारी लोग आए, इन्वेडर्स आए, तो उन्होंने हमारे देश के अंदर आकर के देखा कि यार लोग जो है क्या कर रहे हैं? पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। तो मजाक बनाने लगे कि सी दीज इंडियंस आर वर्शिपिंग द ट्री। बट उन्हें कौन बताए कि साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि भारत के अंदर जो पीपल की पेड़ की पूजा पिछले हजारों सालों से होती आ रही थी, उसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? कि पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। हम गंगा मैया को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। हम कहते हैं कि भैया जो रिवर गंगा है वो हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की लाइफलाइन है। अगर गंगा नदी ना हो तो यूपी, पंजाब, बिहार वाले को तो बेचारों को पानी ना मिले, दिक्कत आ जाए नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। तो एग्रीकल्चर से लेकर के सारी चीजों के लिए गंगा क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या है? उसे माता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं बच्चा जी कि जब बात आती है नेचर की, तो नेचर के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल हैं, जब इन चीजों का ह्यूमंस के साथ में आकर के एक कोलैब हुआ, तो हमें क्या रिसोर्स यहां पर बनता हुआ देखने को मिला। इसीलिए कई लोग, कई ग्रुप्स क्या करते हैं? वो नेचर की पूजा करते हैं, नेचर की वर्शिपिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कई हिंदू फैमिलीज के घर में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिलेगा, तुलसी की पूजा करी जाती है। तुलसी के पेड़ के आगे और तुलसी के पौधे के आगे दीपक लगाया जाता है। होता है या नहीं होता? कमेंट्स में मुझे बताना तुम लोग। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि तुलसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है भैया? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कई घरों में आज भी होता है, गला खराब है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, दादी जी कहती हैं कि अरे जा करके तुलसी के 2 पत्ते तोड़ ला, चाय बना करके पी ले, या ऐसे ही तुलसी के रस को ले ले, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो हमारे नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, ये हमारे लिए क्या है? एक तरीके से प्रोटेक्टर का काम कर रही हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है? नेचर से हमें एक गिवर के तौर पर मिल रही हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं क्या है? नेचर हमारे लिए बहुत ज्यादा सेक्रेड हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे दिल के बहुत करीब हो जाता है। तो जब बात आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हमारे नेचर के अंदर कोई भी चीज रिसोर्स कब बनती है? जब ह्यूमंस उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो कोई भी चीज, when humans use elements from the nature for living or making things, they become a resource. एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां पर मैं बात करूं, तो ये पेन हो गया भाई। ये पेन ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने इसको उठा करके यहां पर काम करना, इससे लिखना शुरू कर दिया, ये एक रिसोर्स बन गया। नहीं तो पड़ा रहता बेचारा, धूल खाता, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहां पर काम करती हुई देखने को मिलेंगी। आपके एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया हाउ नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, तो आपको यही लिखना है कि जब ह्यूमंस यहां पर उन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो रिसोर्स बन जाती हैं। अब बात आती है कि भैया रिसोर्स बनने के लिए कंडीशन क्या है? क्या कोई भी चीज ऐसे ही रिसोर्स बन जाएगी?
भाई रिसोर्स बनने के लिए कोई कंडीशन तो होनी चाहिए ना। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि भैया हमें जो है वोटर बनना है देश का, तो वोटर बनने के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि आपको 18 साल का होना पड़ेगा तभी आप वोट डाल पाओगे। इसी तरीके से जब रिसोर्स की बात आती है तो रिसोर्स को लेकर के कोई चीज रिसोर्स कब कहलाएगी उसको लेकर के भी क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। यानी कि कोई भी चीज रिसोर्स तब होगी जब उसको लेकर के हमारे पास क्या होगी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, प्रॉपर टूल्स होंगे, प्रॉपर मशीन्स होंगी। भाई हमारे पास लकड़ी थी, पेड़ था, अब हमारे पास उस पेड़ को काटने के लिए कोई टूल्स ही नहीं है, हमारे पास उस लकड़ी से फर्नीचर बनाने के लिए कोई मशीनरी नहीं है, तो वो लकड़ी तो बेकार है हमारी, भाई किसी काम की नहीं है, सिर्फ जला करके उस पर तंदूर में रोटियां सेकेंगे, हाथ सेकेंगे भैया बैठ करके। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का रिसोर्स होना कब हो पाएगा, जब हमारे पास उसको लेकर के टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली जब वो चीज हमारे लिए क्या है भैया, इकोनॉमिकली फिजिबल है, यानी कि हमारे जेब पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज नॉट कॉस्टिंग अस टू मच। ऐसा नहीं हो रहा कि 20 रुपए का काम करने के लिए हम 40 रुपए खराब कर रहे हैं, नहीं। यानी कि 20 रुपए का अगर कोई चीज हमें फायदा दे रही है तो हम उसके लिए 4-5 रुपए खर्च कर रहे हैं, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए फिजिबल है इस्तेमाल करना। एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो चीज क्या होनी चाहिए भैया, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज हमारे कल्चर को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे कहीं ना कहीं हमारे आसपास लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो किसी भी चीज का रिसोर्स होना कब जरूरी है, जब ह्यूमंस उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और ह्यूमंस उसका इस्तेमाल कब कर पाएंगे, जब वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी कि उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास भैया टेक्नोलॉजी हो, जब हमारे पास उससे कोई इकोनॉमिक नुकसान हमें ना हो रहा हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल्चर को उससे कोई नुकसान ना हो रहा हो, तब वो चीज हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगी। सो व्हेन कैन वी से अ थिंग इज अ रिसोर्स, तो उसको लेकर के कुछ कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप तक यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो बच्चा आप अपना डाउट नीचे मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे सैंपल पेपर, प्रैक्टिस शीट, बेस्ट इन मार्केट, बेस्ट इन क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर के उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जब बात आती है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हमारे नेचर के अंदर तो भैया बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम पड़ोसियों की बात करें, हमारे पड़ोस में बहुत सारे देश हैं। कुछ देश हमारे लिए अच्छे हैं भैया, नेपाल ठीक है, भूटान ठीक है। कुछ देश हमारे लिए बहुत बेकार हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मन करे भैया चांटा लगा तो दो खींच करके। इसी तरीके से हमारे नेचर के अंदर भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट सारी चीजें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात आती है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कुछ चीजें हमारे लिए कम जरूरी हैं। जैसे कि जब बात आती है रिसोर्सेज की, तो हम क्या देखते हैं, देयर आर सम ऑब्वियस रिसोर्सेज। ऑब्वियस रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स हुए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि पानी हो गया हो, हवा हो गई हो, मिट्टी हो गई हो। तो भैया पानी क्या है, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पानी मिलेगा नहीं तो कयम कैसे चलेगा। एयर यानी कि ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, हवा नहीं चलेगी, ब्रीथ कैसे लोगे, गिर जाओगे भैया, मर जाओगे भैया। और साथ ही साथ सॉइल, मिट्टी नहीं होगी तो आप खेती कैसे करोगे, फार्मिंग कैसे करोगे। तो ऑब्वियस रिसोर्सेज कौन से हुए, जिनके बिना हमारा जीना मुश्किल है। यानी कि क्या होगा, ये रिसोर्सेज हमारी माशूका हो गए भैया, इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इनके बिना हम रह नहीं पाएंगे भैया। ये रिसोर्सेज क्या हो गए, हमारे लिए बहुत जरूरी हो गए, जीना मरना इन्हीं रिसोर्सेज के साथ है। बट वहीं कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लेस ऑब्वियस है, जिन्हें देख करके काम भी चला सकते हैं सिर्फ। तो ये लेस ऑब्वियस रिसोर्स कौन से हो गए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गए। क्या कह रहे हो कि भैया अगर माशूका को घुमाना है तो पेट्रोलियम तो चाहिए होगा, ये तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, यही कह रहे हो ना। इसलिए नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं, E20 मिला रहे हैं कि घुमाओ बेटा, बताएंगे, ना खुद घूमेंगे ना तुम्हें घूमने देंगे। खैर जोक्स अपार्ट, तो देखिए ऑब्वियस रिसोर्सेज कौन से हो गए, जो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते। लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज कौन से हैं, जो कम जरूरी हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन, मेटल ओर्स, टिम्बर, ये सारी चीजें हो गई। तो कुल मिलाकर के ये रिसोर्सेज बचा हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इन रिसोर्सेज के बिना काम होना बिल्कुल मुश्किल है। बट वहीं जब बात आती है लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज की, तो इनके बिना काम चल सकता है, बट हाँ ये रिसोर्सेज फिर भी हमारे लिए थोड़े बहुत जरूरी हो जाते हैं। जब बात आती है इन रिसोर्सेज की, तो देखो ये जो लेस ऑब्वियस रिसोर्सेज है, चाहे कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, चाहे मिनरल्स हैं, चाहे प्रीशियस स्टोन्स हैं, इन रिसोर्सेज को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, हजारों लाखों साल इन रिसोर्सेज को यहां पर बनने में लगे।
बट हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? हम ह्यूमंस इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आज के समय में। तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बहुत ही गलत तरीके से या अनफेयर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कैसे कुछ रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें लकड़ी की, तो हम क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से आज के समय पर जंगलों को, फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, बट उतनी तेजी से हम उनकी जगह पर नए प्लांट्स, नए ट्रीज नहीं लगा रहे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा बनने में थोड़ा समय लगता है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन हमें कहीं ना कहीं यहां पर होती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए, अभी तक के इस चैप्टर की हम बात करें तो यहां तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक की कहानी को अगर समराइज करूं मैं आपके लिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भैया जब रिसोर्सेज की बात आती है तो कोई चीज हमारे लिए रिसोर्स कैसे हो सकती है। उसके बाद हमने कहा कि भैया रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरीके के हैं, ऑब्वियस और लेस ऑब्वियस। ऑब्वियस वो जिनके बिना जीना मरना मुश्किल है भैया, जिनके बिना तो रह ही नहीं सकते, हमारी माशूका है भैया। और वहां पर लेस ऑब्वियस कौन से हो गए? जिनके बिना गुजारा चल सकता है, बट हाँ, दे आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आगे चल करके हमने रिसोर्सेज को क्या करा? हमने कहा कि यार समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चीजों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, चीजों को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी क्या है कि हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर दें, हम रिसोर्सेज को क्या कर दें? कैटेगरीज के अंदर बांट दें। तो हमने क्या करा भाई? हमने कहा कि देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। पहली कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ देयर यूजेज, कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? फिर उसके बाद हमने कहा कि रिसोर्सेज को बनने में कितना समय लग रहा है, रिन्यूएबिलिटी, कि रिसोर्सेज को बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो जब मैं यूजेज की बात करता हूं, यूज की बात करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं? मैं यहां पर देखता हूं कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे जीने मरने के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, जिनके बिना भैया रह नहीं सकते, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। फिर कुछ वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जिनसे हमें मटेरियल चीजें चाहिए, यानी कि जिनसे हम मटेरियल मिल रहा है, जैसे वुड हो गई। वुड से हमें क्या मिल रहा है भैया? वुड से हमें यहाँ पर फर्नीचर मिल रहा है भाई साहब, लकड़ी मिल रही है, लकड़ी से हमें क्या मिल रहा है? फर्नीचर मिल रहा है। मार्बल हो गया, मार्बल से हमें क्या मिल रहा है भैया? घर के अंदर फ्लोरिंग हम कर रहे हैं मार्बल से। कोल हो गया भैया, कोल से हम क्या कर रहे हैं भैया? मस्त बारबेक्यू करके तंदूर की रोटी खा रहे हैं भैया, पनीर टिक्का खा रहे हैं भैया, हम बिजली बना रहे हैं कोल से। देन उसके बाद गोल्ड हो गया भैया, गोल्ड से हम क्या कर रहे हैं भैया? चैन पहन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स पहन रहे हैं, हम यहाँ पर ज्वेलरी पहन रहे हैं, अच्छा लगता है भैया। फिर उसके बाद आ जाती है एनर्जी। एनर्जी कौन से हो गए? जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे लिए जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कोल हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है। फिर रिसोर्सेज आते हैं रिन्यूएबिलिटी के हिसाब से, कि बनने में कितना टाइम लग रहा है। तो रिन्यूएबिलिटी की जब मैं बात करता हूं तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो जल्दी बन जाते हैं, रिन्यूएबल वो जो क्या हो जाते हैं? फास्ट, जल्दी बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से? विच टेक टाइम, जिनको क्या लगता है? समय लगता है भैया, जिनको बनने में समय लगता है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को हमने क्या करा? क्लासिफाई कर दिया। रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग श्रेणी के अंदर हमने उसको डाल दिया। तो ये हो गई रिसोर्सेज की कहानी। अब हम इसी कहानी को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर आगे चल करके यहां पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज बेस्ड ऑन आवर यूज। तो देखो, जब मैं यूजेज की बात करता हूं बच्चा, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूजेज के अंदर वो रिसोर्सेज आते हैं जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे मटेरियल्स के लिए, हमारे एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लाइफ की, जीवन की जब मैं बात करता हूं तो हवा हो गई हो, पानी हो गया हो, फूड हो गया हो, ये रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन रिसोर्सेज के बिना हम अपना जीवन समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या बिना पानी के रह लोगे? क्या बिना खाने के रह लोगे? क्या बिना फूड, क्या बिना एयर के रह लोगे? नहीं रह सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लेना भैया, रह ही नहीं पाओगे। इसी तरीके से क्या है कि हमें एयर कहां से मिल रही है भाई? एयर हमें मिल रही है एटमॉस्फेयर से। एयर हमें कहां से मिल रही है? हमारे एटमॉस्फेयर से मिल रही है। वाटर हमें कहां से मिल रहा है? वाटर हमें जो है रिवर्स के अंदर मिल रहा है, रेन से हमें पानी मिल रहा है। फूड हमें कहां से मिल रहा है? फूड हमें हमारी जो यहां पर सॉइल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहां से हमें फार्मिंग करके, खेती करके हमें क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा?
तो जब बात आती है यूजेज की, तो सबसे पहले हमारे जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसमें एयर, वाटर और फूड हमें देखने को मिलता है। फिर मटेरियल्स की जब हम बात करते हैं, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनसे हम चीजें बना रहे हैं, तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जिनसे हम फिजिकल चीजें बना रहे हैं, जिनसे हम क्या कर रहे हैं बच्चा, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए जरूरी है। जैसे कि यहां पर वुड हो गया, तो वुड का इस्तेमाल किस चीज के लिए करा जा रहा है भाई? कहोगे कि भैया कुर्सी बनाने के लिए करा जा रहा है ना, जिस पर आकर के नेताजी बैठेंगे, फर्नीचर। मार्बल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करा जा रहा है भैया? बिल्डिंग्स बनाने के लिए करा जा रहा है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए करा जा रहा है ना भैया। कोल का इस्तेमाल किस चीज के लिए करा जा रहा है? रेस्टोरेंट्स के अंदर करा जा रहा है ना भैया, रेस्टोरेंट्स के अंदर इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। गोल्ड का इस्तेमाल किसके लिए करा जा रहा है? ज्वेलरी के लिए करा जा रहा है ना भैया। तो ये सारी चीजें जिनसे हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। और लास्ट में आता है एनर्जी। एनर्जी यानी कि जिससे बाकी चीजें हमारी काम कर रही हैं, बाकी चीजें चल रही हैं, जिससे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जिससे बाकी चीजें कर रहे हैं। तो चाहे हम कोल की बात करें, वाटर की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सारी चीजों से एनर्जी बन रही है। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि जब बात आती है सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी इनमें से किस चीज से बनती है? बहुत आसान है, लड्डू है। तो बच्चा जी जब बात आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज की, तो हमने क्या करा, रिसोर्सेज को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। वो रिसोर्सेज जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, वो रिसोर्सेज जिनसे हम मटेरियल बना रहे हैं, और फाइनली वो रिसोर्सेज जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये तो हो गए क्या, हमारे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज। अब यूजेज के बाद जो अगला नंबर आता है बच्चा, वो आ जाता है रिन्यूएबिलिटी का, यानी कि वो बन किस हिसाब से रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो देखो जब मैं रिन्यूएबिलिटी की बात करता हूं, तो हमने क्या करा, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को बच्चा 2 पार्ट्स के अंदर बांट दिया, रिन्यूएबल रिसोर्स और साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल नाम से ही पता लग रहा है कि भैया जल्दी रिन्यू हो जाता है, ये वो है जिसका मूड जल्दी ठीक हो जाता है। एक नॉन रिन्यूएबल जिसको समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, कुछ वो बच्चे होते हैं ना जिन्हें डांट दो, मुंह सड़ा करके बैठ जाते हैं, भैया हम तो बात नहीं करेंगे, हमसे तो भैया ने बात ही नहीं करी भैया ढंग से। और एक वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या है, जो जल्दी से मान जाते हैं, वो बच्चे जो जल्दी से मान जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां पर बात करें, एक देश है अमेरिका, मानने में ही नहीं आ रहा भाई, बार बार ईरान के ऊपर जाकर के बम गिरा देता है, बार बार ईरान के ऊपर जाकर के बम गिरा देता है। वहीं एक दूसरा देश है पाकिस्तान, जो जल्दी से मान जाता है, कहता है भैया बस 10 रुपए दे दो, भैया इस बार लोन का जुगाड़ कर दो, मान जाएंगे भैया, जैसा कहोगे भैया वैसा कर लेंगे। तो इसी तरीके के कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो जब बच्चा जी हम अपने नेचर की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं हमारे नेचर के अंदर हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जो क्या है, रिप्लेनिश जल्दी हो जाते हैं, रिप्लेनिश क्विकली, जो जल्दी आपको रिप्लेनिश होते हुए देखने को मिलते हैं। रिप्लेनिश का मतलब दोबारा बनते हुए। और वहीं बच्चा जी जब मैं बात करता हूं नॉन रिन्यूएबल की, तो नॉन रिन्यूएबल का कौन से होते हैं रिसोर्सेस, दे रिप्लेनिश आफ्टर ईयर्स, आफ्टर ईयर्स, इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं, दे टेक टाइम। तो जब बात आती है यहां पर रिसोर्सेस के बनने की, अब आप सोच रहे हो कि भैया रिसोर्स बन कैसे रहे हैं यार। तो देखो जो हमारा नेचर है ना, वो 2 तरीके से काम करता है। नेचर के अंदर हमें 2 चीजें होती हुई देखने को मिलती हैं, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। देखिए जब बात आती है रिस्टोरेशन की, तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या है, रिस्टोरेशन का यहां पर मतलब है कि जब चीजें यहां पर अपने आप हमें काम करती हुई देखने को मिलती हैं, है ना। नेचर हील इटसेल्फ थ्रू रिस्टोरेशन, लाइक अ कट ऑन योर स्किन हीलिंग और अ फॉरेस्ट रिकवरिंग आफ्टर अ फायर। और वहीं जब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, अपने आप नई चीजें बन रही हैं। देखो समझो, रिस्टोरेशन के अंदर मैं क्या देखता हूं, रिस्टोरेशन के अंदर मैं देखता हूं कि यहां पर जो है ह्यूमन एफर्ट्स काम करते हुए देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने पेड़ को काटा, जंगल को काटा। जब हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं, रिस्टोरेशन के अंदर क्या हुआ कि हम लोगों ने जंगल को काटा, उसकी जगह पर नए प्लांट्स लगा दिए, तो वहां पर चीजें हमें बनती हुई देखने को मिली। रीजनरेशन के अंदर बच्चा जी क्या हुआ कि अपने आप ही चीजें हो गई, अपने आप ही एक पेड़ गिरा, उसकी जगह पर नया पेड़ निकल करके आ गया। पेड़ गिरा, वो अपने आप डिकम्पोज हुआ, उसने आसपास के सॉइल को, बैक्टीरिया को एनरिच करा, और उसकी जगह पर नए प्लांट्स निकल करके आए। सो व्हेन ह्यूमन क्लियर द फॉरेस्ट फॉर थिंग्स लाइक बिल्डिंग, हाउसेस, ट्रीज आर लॉस्ट एंड आर नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। तो जब हम ह्यूमंस यहां पर अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को कर देते हैं, वहां पर चीजें हमें खराब होती हुई देखने को मिलती हैं।
अब आप कहोगे कि भैया थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यार, तो देखो समझो, रिस्टोरेशन के अंदर क्या हो रहा है। रिस्टोरेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने एक जगह पर जंगल को कट डाउन करा, पेड़ों को काटा, उसकी जगह पर ह्यूमंस ने कुछ एफर्ट्स लगाए और नेचर ने खुद मिलकर के क्या करा, वहां पर नया जंगल हमें बनता हुआ देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। रीजनरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि पेड़ अपने आप ही गिर गया, किसी ने कुछ नहीं करा, अपने आप गिर गया, उसने आसपास के सॉइल को, बैक्टीरिया को एनरिच करा, उसकी जगह पर नया हमें चीजें होती हुई देखने को मिली। बट जब हम ह्यूमंस यहां पर जरूरत से ज्यादा चीजों को कर देते हैं, जब हम ह्यूमंस जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट देते हैं, जब हम इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, प्रॉब्लम वहां से आनी शुरू होती है। प्रॉब्लम वहां से आनी शुरू होती है। अगर वैसे देखा जाए तो हमारा जो बेसिकली इकोसिस्टम है वो सस्टेनेबल तरीके से, अपने आप तरीके से काम कर सकता है। बट हम ह्यूमंस ने क्या करा, हम ह्यूमंस ने इस बैलेंस को बिगाड़ दिया। हम ह्यूमंस ने क्या करा, चीजों को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमने चीजों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। किया नहीं किया, कमेंट्स में मुझे बताओ। आप देखो आज के समय पर क्या हो रहा है, जगह जगह पर हमें प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को क्यों मिल रही हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। यस और नो, कमेंट्स में मुझे बताना। तो देखिए, जब रिसोर्सेज की बात आ रही है तो हमने कहा कि भैया हमें दो तरीके के रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये जो रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल वाले, ये क्या हो रहे हैं, ये शॉर्ट टाइम के अंदर बन रहे हैं। जो नॉन रिन्यूएबल है उनमें बनने में टाइम लग रहा है। तो क्यों? क्योंकि नेचर यहां पर अपने आप काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ट्रीज की बात करी, हमने कहा कि ट्रीज के अंदर, नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, रीजनरेशन का काम हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने नेचर के सिस्टम को समझे तो आप इस इकोसिस्टम को ध्यान से समझो जरा। अगर आप इकोसिस्टम को समझोगे, यानी कि जब मैं नेचर की बात कर रहा हूं, इस नेचर के अंदर इकोसिस्टम को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मुझे एक बैलेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। व्हाट वी सी अ बैलेंस हियर। बैलेंस कैसे है भाई, ट्रीज जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रीज जो हैं फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, एनिमल्स को। ये ट्रीज और क्या कर रहे हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। चिड़िया आकर के कहां बैठती है, पेड़ के ऊपर बैठती है। चिड़िया आकर के अपना घोंसला कहां बनाती है, पेड़ के ऊपर बनाती है। चिड़िया को खाने के लिए फूड कहां से मिल रहा है, पेड़ से ही मिल रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये होता है कि कुछ टाइम बाद ये पेड़ जो है गिर जाता है। जब ये पेड़ गिरता है तो क्या होता है, जो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, बाकी चीजें होती हैं, वो विद द टाइम धीरे धीरे उसको डिके करना, सड़ाना शुरू कर देती है। उसकी जगह पर एक नया पेड़ निकल करके आ जाता है। तो ये जो साइकिल है बच्चा, ये साइकिल यहां पर हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। नेचर के अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ भी चीज वेस्ट हमें होती हुई नहीं देखने को मिलती, क्योंकि व्हेन अ ट्री फॉल्स इन अ फॉरेस्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट्स, दे ब्रेक इट डाउन इनटू द न्यूट्रिएंट्स, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं, सॉइल को एनरिच करते हैं, उसकी जगह पर नए प्लांट्स हमें आते हुए, ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं, और ये चीज चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। तो हमारा नेचर जो है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड के अंदर काम कर रहा है। यस और नो? नेचर कैसा है भैया, नेचर मेरे जैसा है। सुबह जाता है ऑफिस, काम करता है, शाम को आकर के रात को 11 साढ़े 11 बजे तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है, यूट्यूब पे डालता है। चल रहा है, बस सिस्टम चल रहा है। क्यों? ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस और नो? कमेंट्स में लिख दो एक बार कि भैया वी लव यू। मैं भी खुश हो जाऊंगा यार, हमें भी कोई लव यू कह देगा यार। कोई बात नहीं, मत कहो यार। चलो, मजाक मस्ती बाद में, बहुत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मत पूछना। आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया जो हमारा नेचर है वो अपने आप चल रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से वहां पर हमें चीजें होती हुई देखने को मिल रही हैं। जब एक पेड़ गिरता है तो उसकी जगह पर नई चीजें हमें बनती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, चीजों पर चलेंगे, बट उससे पहले तुम्हारा कोई भी डाउट है तो तुम अपना डाउट मेरे से कमेंट्स में पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज। कई बच्चे सुबह 5 बजे कॉल कर देते, तो प्लीज कॉल मत करना। साथ ही साथ नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां से आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको बेस्ट सैंपल पेपर्स चाहिए, तो उसको लेकर के भी लिंक नीचे गिवन है, आप जाकर के वो ले सकते हो। बेस्ट इन क्वालिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, रिसोर्सेज की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था कि दो तरीके के रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था भाई, कमेंट्स में बताओ फटाफट। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी से बन जाते हैं, which can be replenished quickly, which can be renewed in a short period of time। ये रिसोर्सेज जो है ज्यादातर अनलिमिटेड होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी।
बट कहीं ना कहीं क्या है कि अगर हम इनका इस्तेमाल भी बिना सोचे समझे केयरलेस तरीके से करेंगे तो दिक्कत तो यहां भी आएगी यार। यस और नो? बिल्कुल आएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट की, ये सब क्या है? ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं बच्चा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के अंदर दोबारा से बन जाते हैं। सोलर एनर्जी है भैया, सुबह सूरज निकलता है 6 बजे, पूरा दिन शाम को 6 बजे तक धूप देता है, उसके बाद 4-5 घंटे के लिए फिर क्या आ जाता है? अंधेरा होता है, रात होती है, फिर सुबह सूरज देवता निकल करके आ जाते हैं। मस्त सोलर एनर्जी है। कई लोगों के घरों में सोलर प्लांट्स होंगे, वो देखते भी होंगे इस चीज को। कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों के घर में सोलर प्लांट है। उसके बाद आती है विंड एनर्जी की बात। आप लोगों ने देखा होगा कि हवा चल रही है, हवा चलने से क्या है भैया? बिजली बन रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से हम बिजली बना रहे हैं, रिवर्स के अंदर हमारा पानी आ रहा है, हमेशा चल रहा है। बायोमास, जितना भी हमारा एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उससे हम एनर्जी बना रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, हमारे अर्थ के अंदर की जो हीट है उससे हम बिजली बना रहे हैं। टाइडल एनर्जी, हमारे ओशंस के अंदर जो टाइड्स आ रही हैं, लहरें आ रही हैं, उनसे बिजली बना रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारे रिन्यूएबल है। ये विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नेचुरली रीजनरेट हो जाते हैं, रियकर हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो जब मैं यहां पर नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले आप ये बता दोगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट हो गए हो हमारे, या बाकी चीजें हो गई हो। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई भैया? कि दे रिप्लेनिश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये नेचुरल साइकिल्स के साथ ही क्या हो जाते हैं? मेंटेन हो जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिवर की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन रिवर्स में पानी कहां से आ रहा है? बारिश से आ रहा है। रेनफॉल, बारिश हुई, रिवर में दोबारा पानी आ गया। उन रिवर्स में पानी कहां से आ रहा है? ग्लेशियर, पीछे से बर्फ पिघल रही है। सिमिलरली फॉरेस्ट, जंगल की बात करूं, जंगल में आपने आज पेड़ काट दिए, उससे लकड़ी आपको मिल गई, टिम्बर मिल गई, बट क्या है 10 साल बाद दोबारा से नए पेड़ आ जाएंगे, उनको काट सकते हो, है ना, फिर लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से हमारी सॉइल क्या है? सॉइल भी यहाँ पर नेचुरली क्या हो जाती है? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नेचर से ही आ जाते हैं। साथ ही साथ क्या हमारी सोलर और विंड एनर्जी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है। यस और नो? तो ये सारे रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जो रिन्यूएबल हैं, जो जल्दी से मिल जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। बट एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया कि अगर हम भैया इनका केयरलेस यूज करेंगे, क्या करेंगे? अगर भैया हम इनका केयरलेस यूज करेंगे, बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। और आज क्या हो रहा है? वही दिक्कत हो रही है। हम ह्यूमंस इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो देखो, समझो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो जल्दी से मिल जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। ये नेचर में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट हम इनका अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो दिक्कत परेशानी आ जाएगी। ठीक है? यानी कि ये वो लोग हैं जिनको आप हर्ट कर दो पर आपसे इतना प्यार करते हैं कि मान जाते हैं, बट अगर आप उनको लाइटली लेना शुरू कर दो, उनकी इंपॉर्टेंस कम करो, तो फिर उनको भी दिक्कत होगी, वो फिर मानेंगे नहीं जल्दी से। तो ये वही बात हो रही है कि भैया वैसे तो नेचर में बहुत अवेलेबल है, नेचुरल साइकिल्स अपने आप यहाँ पर चीजों को मेंटेन करके चल रही हैं, बट अगर ह्यूमंस यहाँ पर छेड़खानी करेंगे, केयरलेस हो जाएंगे, तो दिक्कत आ जाएगी, जो आ भी रही है। ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के मैंने क्या कहा कि जरूरी क्या है? इनका ध्यान रखना, सस्टेनेबिलिटी। तो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि जो नेचुरल रिदम है, यानी कि जो उनकी नेचुरल साइकिल है रीस्टोरेशन और रीजनरेशन की, वो यहां पर डिस्टर्ब ना हो। तो हम यहां पर क्या करें? हम रिसोर्सेज को आसानी से इस्तेमाल करें, आराम से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को जल्दी से इस्तेमाल करेंगे, फास्टर इस्तेमाल करेंगे, तो उतनी तेजी के साथ वो रीजनरेट नहीं हो पाएंगे, दोबारा बन नहीं पाएंगे, जिस वजह से रिसोर्सेज हमें खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। आज के समय पर क्या हो रहा है? आज के समय पर हमने बहुत बड़े लेवल पर जंगलों को काट दिया लकड़ी के लिए। अब नए जंगल को ग्रो करने में टाइम लगेगा, 10, 15, 20 साल लगेंगे, बट हम ह्यूमंस ने बहुत सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा, जंगलों को कट डाउन करा, हमने अपने रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया बहुत ज्यादा केयरलेस वे में। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहां पर क्या है? देखने को मिलती हैं।
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, जो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेनिश हो जाते हैं। बट हाँ, इन रिसोर्सेज को हमें सही तरीके से यूज करना है, क्योंकि अगर इन रिसोर्सेज को हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो इसका इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, उसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। तो कई साइंटिस्ट का क्या कहना है, साइंटिस्ट ने कहा कि यार हम ह्यूमंस ने क्या करा, इन नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब करके रख दिया। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत तेजी से होने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, आज के समय पर हमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग का। आज के समय पर हमने पॉल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया है कि भैया पूछो ही मत। हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज देखने को यह मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एग्रीकल्चर के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, घर बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर जंगलों को काट दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजें ने क्लाइमेट पर फर्क डाला, ग्लोबल टेम्परेचर पर फर्क डाला। तो आप देखो कैसे हिमालयाज के अंदर बर्फ तेजी से पिघल रही है। कई बार क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, मॉनसून आ रहा है नहीं आ रहा, कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आज हो रही हैं। और मजे की बात क्या है कि हम ह्यूमंस जितना ज्यादा समझदार हो रहे हैं, जितना ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, उतने ज्यादा हम केयरलेस हो रहे हैं। हमारे पहले ही वाले लोग भी थे यार, हमारे एंसेस्टर्स भी थे, हमारे से पहले वाली जनरेशंस भी थी। वो क्या करती थी, पहली वाली जनरेशन क्या करती थी बच्चा जी, वो देखती थी कि जब फिश का स्पॉनिंग सीजन शुरू हो रहा है तो उस टाइम पर वो फिशिंग बंद कर देती थी। कहती थी कि भैया रहने दो, अभी मत करो, अभी फिश स्पॉनिंग सीजन चल रहा है, यानी कि फिशेस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इन्हें आराम से अपना काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो भैया, यहाँ पर इनका पॉपुलेशन बढ़ रही है, परेशान मत करो, बाद में खा लेंगे। बट अब क्या है, अब कुछ नहीं देख रहे हम। अब हमने कमर्शियल फिशिंग करके ओवर फिशिंग करना शुरू कर दिया। हम क्या देख रहे हैं, अरे भैया पॉपुलेशन छोड़ो, कभी तो अपना काम करो। ये हो रहा है, हम नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, नेचर को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि जो टूना फिशेस हैं या हमारे डाइवर्सिटी इकोसिस्टम के अंदर जो अलग अलग तरीके के स्पीशीज हैं, उनका नंबर हमें डिक्लाइन आता हुआ, कम होता हुआ देखने को मिल रहा है भाई। एक बैलेंस हमारे सोसाइटी से, हमारे इकोसिस्टम से हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जरूरी यहां पर क्या हो जाता है, जरूरी यहां पर यह हो जाता है कि हम इन चीजों को साथ लेकर के चले, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि क्या, हमारे ग्लेशियर्स हमें पिघलते हुए लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे क्या है, वाटर सिक्योरिटी पर खतरा है भाई, आने वाले समय में दिक्कत आ रही है। खास तौर पर वो लोग जो रिवर्स के पास रह रहे हैं, ग्लेशियर्स के पास रह रहे हैं, दिक्कत है। ग्लेशियर ज्यादा पिघलेंगे तो भैया वहां दिक्कत परेशानी हो जाएगी, लोगों के पास समस्याएं आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, वाटर टावर्स कहलाते हैं। ग्लेशियर्स को वाटर टावर क्यों कहते हैं, ग्लेशियर्स को वाटर टावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पानी जो है, हमारा फ्रेश वाटर जो है, वो एक तरीके से आइस के फॉर्म में इनके अंदर स्टोर्ड है, इसीलिए कहा जाता है इन्हें वाटर टावर। वाटर टावर का मतलब क्या कि पानी की टंकी है। तो ग्लेशियर्स को हम वाटर टावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो इनके अंदर स्टोर है। धीरे धीरे करके यहां पर बर्फ पिघलती है और क्या हो रहा है बच्चा जी, हमारे रिवर्स को रिचार्ज कर रहे हैं। जैसे हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे एरिया के अंदर पानी की टंकी होती है जो सबको पानी पहुंचाती है, उसी तरीके से ग्लेशियर्स क्या है, रिवर्स को पानी पहुंचा रहे हैं। बट हम ह्यूमंस की वजह से क्या हुआ, यहां पर बहुत तेजी के साथ ग्लेशियर्स आज की डेट में पिघल रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा इकोसिस्टम, हमारे ह्यूमंस की हेल्थ खराब हो रही है। हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा चैलेंजेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही, कॉमेंट्स के अंदर बताओ, सही में बताओ यार मुझे। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, नेचर के साथ मिलकर के चले। नेचर काम कैसे करता है, नेचर बहुत ही स्पेशल वे में काम करता है। जैसे आप देखो भाई, हमारे नेचर की अगर आप बैलेंस देखो तो आप कहोगे कि भैया क्या बात है यार, हमारे नेचर में क्या हो रहा है, ट्रीज जो है क्या कर रहे हैं बच्चा, ये ट्रीज ऑक्सीजन बना रहे हैं, ये ट्रीज जो है क्या कर रहे हैं, वाटर को क्लीन करने का, सॉइल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। बट जब ये ट्रीज होंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन कहां से आएगी भाई, हमारी रेनफॉल कैसे होगी, हमारी सॉइल कैसे प्रोटेक्ट होगी। अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझो तो एक ट्री क्या करता है, एक ट्री जो है 275 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन डेली प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ यानी कि एक पेड़ एक ह्यूमन को लगभग ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो यार इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पेड़ों को अगर काट रहे हैं तो उनकी जगह पर नए ट्रीज को लगाएं भी। तो ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत है। हमें नेचर के साथ हार्मोनाइज्ड वे में मिलजुल करके रहने की जरूरत है।
तो अभी तक की हम यहां पर बात करें बच्चा, तो हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को समझा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों जरूरी है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने देखा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमने समझा। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट्स के अंदर मेरे से जरूर पूछें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दें, और ये नोट्स कैसे लग रहे हैं अगर आप चाहते हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना तो नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां जाकर के आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लव यू ऑल। कमेंट्स में लिख देना यार कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, बताओ तो सही, कम से कम पता तो लगे आपके गौतम भैया को भाई। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कि भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब देखिए जब बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गए भैया, वो रिसोर्सेज हो गए जिनको रिप्लेनिश होने में, जिनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स, और हम क्या कहेंगे कि भैया मिलियंस ऑफ ईयर्स हमें यहाँ पर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्हें बनने में भैया बहुत टाइम लग रहा है, मानने में बहुत टाइम लग रहा है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट फॉर्म ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and cannot be replenished quickly enough to keep up with the rate at which we are using them। यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनका इस्तेमाल हम बहुत तेजी से कर रहे हैं और इनको बनने में बहुत लंबा समय लगेगा और इनको बनने में काफी टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर फॉसिल फ्यूल की बात करें, कोल पेट्रोलियम की बात करें, आज जिस तेजी के साथ हम कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम देखें तो कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। यानी कि आज जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, आज जो कोयले का इस्तेमाल आप अपने बारबेक्यू या थर्मल पावर प्लांट के अंदर कर रहे हैं, वो आज से मिलियन ऑफ ईयर एगो यानी कि लाखों साल पहले बनना शुरू हुआ होगा, तब कर पा रहे हो। सिमिलरली नेचुरल गैस, यानी कि हम जो नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, इन सबको बनने में भैया लाखों साल लगे, बट हम आज इनका बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर जरूरी क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोल की बात करें, कोल इन इंडिया अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज कोल। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल क्या करते हैं, हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। नेचुरल गैस क्या है, हम वो ईरान से खरीदते हैं, बाकी देशों से खरीद रहे हैं। बट कोयला, कोल एक ऐसी चीज है जिसके सबसे ज्यादा लार्ज रिजर्व हमें भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। इंडिया हैज लार्ज कोल रिजर्व, यानी कि कोयले की टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर चाहें तो इतना कोयला हमारे पास है कि आने वाले 50 साल तक के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कोयले से क्या कर सकते हैं भैया, फुलफिल कर सकते हैं। बट ये कि कोयले की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है बच्चा, क्या होता है, हमारे देश के अंदर जो बिजली बनती है वो सबसे ज्यादा बिजली जो बन रही है किससे बन रही है, कोयले से बन रही है। और अगर हम इसी स्पीड से कोयले का इस्तेमाल करें तो 50 साल के अंदर हमारा वो कोयला खत्म हो जाएगा। बट 50 साल के बाद क्या भाई, जब हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस आएंगी तो क्या कहेंगी, तुम्हारे बच्चे जब आएंगे तो क्या कहेंगे कि अरे पापा यार दादाजी ने बहुत ज्यादा कोयला इस्तेमाल किया भाई, हमारे लिए कुछ बचाया नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट को पता है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो कोल तो हमारे पास लिमिटेड है ना, क्योंकि ये जो कोयला आज हम यूज कर रहे हैं तो हजारों लाखों साल पहले बना था। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट सस्टेनेबल यूज की तरफ जा रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोल के साथ साथ बाकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर ध्यान दे रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि भैया थोड़ा सा लोग क्या करें, लोग सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि भैया विंड एनर्जी की तरफ चले जाओ, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ चले जाओ, ताकि कोल के ऊपर प्रेशर कम हो सके। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। यानी कि ये वही कहानी है कि घर के अंदर क्या है, घर के अंदर भैया ड्राई फ्रूट्स कम पड़े थे और मेहमान आने वाले हैं। तुमने मम्मी को कहा कि मम्मी हमें तो ड्राई फ्रूट खाने हैं। मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने तुम्हें एक बादाम दे दिया, एक काजू दे दिया और कहा बेटा अभी शांत हो जा, अभी नहीं, अभी इतना ही, अभी एक काम कर कि अभी कुछ और खा ले, साथ में कुछ और ले ले, है ना। तो यही चीज है कि लिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है, हमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है, तो हमें चीजों पर ध्यान देना होगा, सस्टेनेबल तरीके से हमें काम करना होगा। क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को देखें बच्चा, तो ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सारी जगहों पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आप देखो कि हमारे पास कोयला अवेलेबल है,
बट हमारे देश के अंदर नेचुरल गैस नहीं है भाई ज्यादा, हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम ज्यादा नहीं है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। अगर हम हमारे अपने देश के अंदर ही देखें बच्चे, तो अपने देश के अंदर ही आप देख लो, अपने देश के अंदर ही आपको दिखेगा कि सारी की सारी चीजें जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारे देश के अंदर क्या है, आपको जो कोल है वो आपको झारखंड छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देखने को मिलेगा, आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आपको आयरन ओर जो है वो कहां देखने को मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, आपको नीचे साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा, सारे पूरे इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां रिसोर्सेज बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कुछ देशों की, तो उन कंट्रीज के पास ऑयल बहुत ज्यादा है, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो और वहीं हम अपने देश की बात करें, यहां पर चीजें कम है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का भी हम ह्यूमंस की लाइफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जिन एरियाज के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां जाहिर सी बात है लोग ज्यादा जाकर के रहेंगे। आप देखो, जिन एरियाज के अंदर रिसोर्सेज होंगे वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, शहर ज्यादा बसेंगे, लोग ज्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यस और नो भाई? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कोल की, तो जहां पर कोल अवेलेबल है, उस कोल वाले एरिया के आसपास आप देखो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है, वहां पर क्या है, लोग रह रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं लोगों को। बट यहां पर क्या सिर्फ बेनिफिट हो रहे हैं? बेनिफिट्स तो हमने देख लिया कि रिसोर्स रिच एरियाज के बेनिफिट्स तो हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, ये बेनिफिट्स तो हैं। बट नुकसान भी है, यहां पर चैलेंजेस भी हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है अपना घर छोड़ करके। लोग जो उनकी सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो कई जगहों पर क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए गांव के गांव खाली करा दिए गए। लोगों को कह दिया गया कि भैया यहां से चले जाओ, दूसरी जगह पर चले जाओ, हमें यहां माइनिंग करनी है। जंगल काट दिए गए। जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि रिसोर्सेज से हमारे ट्रेड को, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होता है। ह्यूमंस की लाइफ को तो इंपैक्ट पड़ रहा है, जॉब्स मिल रही हैं, आना, नुकसान भी है, फायदा भी है। बट जब अगर हम ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो जिस भी कंट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं वहां पर व्यापार ज्यादा होता है, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो भारत का जो वुड्स स्टील था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज से कई 100 साल पहले भारत से वुड स्टील बाहर जाया करता था। इसकी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर ही थी। टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड थी वो फेमस थी इसके लिए। हम देखते थे कि भारत से तलवारें बन के दूसरी जगहों पर जाती थी, बहुत ज्यादा ये फेमस था। भारत क्या करता था, ये वुड स्टील जो है पूरे वर्ल्ड को बेचता था, अलग अलग देशों को बेचता था, आज भी बेचता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कई देश क्या है, हमें आज ऑयल बेच रहे हैं, हमें आज वो नेचुरल गैस बेच रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रीज को हेल्प करती हैं व्यापार बढ़ाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में। बट रिसोर्सेज को लेकर के लड़ाई भी होती है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज कोई पॉलिटिकल बॉर्डर थोड़ी ना फॉलो कर रहे हैं। रिसोर्सेज के लिए हम देखते हैं कि कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही है। आज जो ये अमेरिका है, ये जो यूएसए है, ये काहे ईरान के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ द रिसोर्स ओनली। उसको पता है कि अगर ईरान अपना ऑयल, ईरान अपनी नेचुरल गैस बेचेगा, है ना, अगर ईरान अपना ऑयल और नेचुरल गैस बेचेगा, तो मैंने जो वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके नेचुरल गैस या ऑयल के रिजर्व्स लिए, मेरे से कौन खरीदेगा? तो वाई ये ईरान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ऑयल के पीछे पड़ा हुआ है, इस वजह से पड़ा हुआ है। अगर हम इंडिया के अंदर ही देखें तो इंडिया में आप देखो पानी को लेकर के, कावेरी रिवर को लेकर के डिस्प्यूट है। कौन कौन से? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी आपस में लड़ रहे हैं, टेंशन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन आपको देखने को मिलती है इंडस रिवर के पानी को लेकर के। हालांकि देना नहीं है उसको हमने पानी, हमारी मर्जी है, नहीं देंगे जब तक वो सुधरेगा नहीं। होता है ना कि जब बेटा बिगड़ जाता है, जब बच्चा बिगड़ जाता है, तो पापा दो चपाड़ लगाते हैं कि बेटा सुधर जा। तो अभी हम पाकिस्तान के साथ वही कर रहे हैं, बिगड़ा हुआ है, सुधारने में लगे हुए हैं कि भैया सुधर जा, नहीं तो इलाज मान देंगे तुम्हारा अच्छे से। तो हम क्या देखते हैं कि रिसोर्सेज को लेकर के लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं भाई। सब चंगा ही नहीं है, टेंशन भी है, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे चैलेंजेस भी हमें आ रहे हैं। ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फटाफट से कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट्स के अंदर अपना डाउट मेरे से लिखो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं करते हो तुम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देख के भाग जाते हो, कर दो यार, लव यू यार।
आगे चलते हैं। तो देखिए, अभी तक के चैप्टर की बच्चा हम बात करें तो सबसे पहले हमने रिसोर्सेज को देखा, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, और अब हमने रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखा। हमने देखा कि रिसोर्सेज कैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और रिसोर्सेज को लेकर के क्या चैलेंजेस और क्या फायदे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें अभी तक के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी। यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी मुझे मैसेज करके अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इस चैप्टर के सैंपल पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, सैंपल शीट्स चाहिए, वर्कबुक चाहिए, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट इन क्वालिटी है, मार्केट के साथ करके आप खरीद सकते हो बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर, स्पेशल डिस्काउंट के साथ, और कुछ फ्री में भी अवेलेबल है। नीचे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, जब बच्चा मैं बात करता हूं यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज के सारे फायदे ही नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान भी है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जिन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रीज जो हैं या तो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं या गरीब रह जाती हैं। आपको कई अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगी। आपको अगर मैं बात करूं, ईरान की भी मैं बात करूं, तो आप देखो कि पूरे के पूरे ऑयल पर डिपेंडेंट है। आपको अगर मैं वेनेजुएला की बात करके बताऊं तो एक वेनेजुएला करके देश है ना, कमेंट्स में बताना वेनेजुएला कहां पड़ता है। वेनेजुएला की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर बेस्ड है। जब ऑयल यहां पर नहीं मिला था तो ये बहुत इंडस्ट्रियलाइज थे। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज के फायदे ही नहीं है, नुकसान भी है, श्राप भी है। क्योंकि जिन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, उनका बस एक ही ध्यान होता है कि हम इन रिसोर्सेज को बेचें, इन रॉ मटेरियल को बेचें। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान नहीं देते। बट जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, जैसे यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अबू धाबी, दुबई, ये सारी कंट्रीज हो गई, वो समझ गए। ऐसा हो क्यों रहा है? ये साइकोलॉजी है। कंट्रीज सोचती हैं कि यार हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, इनको बेच करके अपना काम चला लेंगे, हमें फैक्ट्रीज वगैरह बनाने की क्या जरूरत है, हमें लोगों को ट्रेन करने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चल रहा है जैसे चलने दो, शॉर्ट टर्म में पैसा तो आ रहा है ना। ये वही हिसाब हो गया कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है वो क्या सोचते हैं कि चलो थोड़ी बहुत जमीन अगर हाईवे में चली जाएगी तो क्या है, 2-4 फॉर्च्यूनर आ जाएंगी, अपना काम तो चल जाएगा ना। बट रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा क्या है बच्चा, जरूरी है। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो चीजें हमारे लिए खराब हो जाएंगी। तो जरूरी आ जाता है कि रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबल और वाइज तरीके से हम इस्तेमाल करें। और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? स्टीवर्डशिप कहा गया है। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट हेल्दी रहे तो हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी। नेचर भी लाइक कि आप उनको फुल इज्जत चाहिए, अगर तू इज्जत नहीं देगा तो भैया मार देंगे पकड़ के तुझे, और हो भी रहा है। आप देखो जहां जहां हम ह्यूमंस नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं बच्चा, वहां वहां चैलेंजेस, वहां वहां प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इसीलिए रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना जरूरी है। इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है बहुत जरूरी है। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ऐसे करें कि वो साथ साथ रीस्टोर भी होते रहें, रीग्रो भी होते रहें। इसी तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल भी ऐसे ही करें, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनने में समय लगेगा। तो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम रिसोर्सेज को मिसयूज करते जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी। और ये प्रॉब्लम्स देखने को आज मिल रही हैं, यस और नो कमेंट्स में मुझे बताओ। आप बताओ मुझे। हमारा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, हमारी बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, ये सारे चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम हमें आज देखने को मिल रही हैं। भाई दिक्कतें हैं, क्या करें हम मानते ही नहीं हैं ह्यूमंस। तो जब बात आ रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सोच समझ के वाइज तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके और वाइज तरीके से नहीं करेंगे तो चीजें खराब हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि जरूरी है कि रिसोर्सेज क्या है, वो रीस्टोर करें और रीजनरेट करें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रीग्रो करना, खुद को रिफिल करना बहुत जरूरी है। जैसे कि वाटर की बात करें, सॉइल की बात करें, क्या होता है सॉइल की जब हम बात करते हैं बच्चा, तो सॉइल नेचुरली, अरे ये क्या हो रहा है भाई, चल नहीं रहा ढंग से। सॉइल नेचुरली क्या करती है? सॉइल नेचुरली जो है न्यूट्रिएंट्स को एनरिच कर देती है, न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने का काम करती है। बट हम ह्यूमंस ने क्या करा?
हम ह्यूमंस ने क्या करा, हम ह्यूमंस ने एक्सेसिव एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, और उस एक्सेसिव एग्रीकल्चर से क्या हुआ, हमारी सॉइल के साथ हमें प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते हुए देखने को मिले। आज हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आज हमें सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एक्सेसिव फार्मिंग से। हमने जरूरत से ज्यादा फार्मिंग कर दी, हमने ओवर ग्रेजिंग जरूरत से ज्यादा कर दी, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारी सॉइल की क्वालिटी आज डिग्रेड हो रही है। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हमने ज्यादा करना शुरू कर दिया। आप देखो, ग्राउंड वाटर की जब मैं बात करता हूं तो हमारे फार्मर्स ने क्या करा, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत अननेसेसरी तरीके से करना शुरू कर दिया। हम उन एरियाज के अंदर भी उन क्रॉप्स को लगा रहे हैं जहां पर पानी की कमी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम राइस की बात करें, आज क्या है, राइस जो है हमें पंजाब, हरियाणा, इन एरियाज के अंदर देखने को मिल रहा है, बट यहां पर राइस लगना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राइस जो है उसको क्या चाहिए, मोर वाटर, ज्यादा पानी। जिस वजह से हमारे सामने यहाँ चैलेंज क्या है कि हमारे फार्मर्स ने अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर दिया, तो अंडरग्राउंड वाटर की शॉर्टेज हमें आती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप देखो, पंजाब का केस उठा करके देखो तो आप देखोगे कि 1960s में जब पंजाब के अंदर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स का इस्तेमाल करना शुरू करा हम लोगों ने, तो इनको पानी की जरूरत ज्यादा थी। सरकार ने क्या करा, किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी कि आप पंपिंग वगैरह करके करो। तो आज देखो 80% पंजाब में पानी की शॉर्टेज है, वाटर स्कैर्सिटी है, सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करके, केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी सॉइल की क्वालिटी को खराब कर लिया। तो आप देखो, पंजाब के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज कैंसर जैसी बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं। कमेंट्स में मुझे बताना, अगर आप में से कोई बच्चा पंजाब से है तो दसना मैनू ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ प्रॉब्लमां सानू फेस करनी पै रही नहीं पै रही, दसो मैनू कमेंट्स विच। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमने क्या करा, फूड सिक्योरिटी के लिए कि भैया हमें खाना प्रॉपर्ली मिले, हमारे देश में अन्न की, अनाज की कमी ना हो, उसके लिए हमने ये काम करा, बट इससे हमें नुकसान हो रहा है। सिमिलरली सॉइल डिग्रेडेशन, हम लोगों ने क्या करा, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हमने सॉइल के अंदर हमने कहा, देखा कि यार सॉइल हमारे पास है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, डिमांड हमारी ज्यादा है, हमें इसी सॉइल के ऊपर ज्यादा खेती करनी है। तो हमने क्या करा, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि हमारी सॉइल जो है वो और बेटर हो सके। बट उससे क्या हुआ, उससे नुकसान होना शुरू हुआ। पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में हम सॉइल की इज्जत करते थे, मिट्टी की रिस्पेक्ट करते थे, हम काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे, गाय के गोबर का इस्तेमाल करते थे नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पर, हम मल्चिंग वगैरह करते थे, मल्टी क्रॉपिंग करते थे, हम ये सारे काम करते थे। मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग इज अ प्रोसेस जहां पर बच्चा क्या कर दिया जाता है, जहां पर मिट्टी को या तो प्लास्टिक से या इस तरीके से स्ट्रॉस से कवर कर दिया जाता है। प्लांट बीच में निकल रहा होता है, आसपास उसको कवर कर दिया जाता है, सो दैट जब इसके ऊपर पानी डाला जाए तो काफी लंबे समय तक पानी, मॉइस्चर यहां पर रहे, धूप सीधा ना पड़े, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, सॉइल को सीधा नुकसान ना हो। हमने क्या करा, हमने मल्टी क्रॉपिंग करी, हमने एक साथ अलग अलग क्रॉप्स लगाई। आपको अगर ध्यान होगा कि जब बात आती है आज से 5000 साल पहले की कालीबंगा के अंदर, हम देख रहे हैं वहां मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग, पर हमें आज नहीं कर रहे हम ये सब चीजें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सॉइल हेल्दी हो, हमें ये सारी चीजें करनी होंगी, हमें इन पर ध्यान देना होगा, हमें दोबारा से पुरानी चीजों पर जाना होगा, हमें मॉडर्न चीजों के साथ साथ नेचर की रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेडिशनल चीजों को लेकर के चलना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है भैया, हमारा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सीमेंट की बात करें तो आपको पता है कि सीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, पर इससे क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है आज की डेट में। तो आप देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या करा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पेशल गाइडलाइंस वगैरह इशू करी कि भैया हमें सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो हमने देखा कि भैया अरोविले के अंदर जो है मड बेस्ड बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई। जैसलमेर फोर्ट की जब मैं बात करता हूं तो जैसलमेर फोर्ट को जब ठीक करा गया तो उसको उस तरीके से, मतलब देखो पहले के जमाने में कैसे चीजें होती थी, तो हम वैसे करके चल सकते हैं ना, हम सैंडस्टोन और बाकी ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करके चीजों को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि चीजें ठीक रहें तो हमें ट्रेडिशनल चीजों को, ट्रेडिशनल मेथड्स को साथ लेकर के, मॉडर्न मेथड्स को साथ लेकर के चीजें करनी होगी, तभी पॉल्यूशन हमें यहां पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा, वरना चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हमेशा रहेंगी।
तो आज के डेट में अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम क्या करें, हम ट्रेडिशनल मेथड्स को लें, मॉडर्न मेथड्स को साथ में लेकर के प्रॉपर तरीके से बैलेंस के साथ हमें चीजों को करें। तो हमें क्या करने की जरूरत है बच्चा जी, हमें यहां पर जरूरत है कि हम ट्रेडिशनल चीजों को, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको मॉडर्न चीजों के साथ लेकर के हम करें ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे बच्चा, एक यहां पर बैलेंस हमें बना हुआ देखने को मिले। क्या देखने को मिले, बैलेंस बना हुआ देखने को मिले। तो हमें यंग जनरेशन को, बड़ों के रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, तभी हम अपने लाइफ के अंदर बैलेंस लेकर के आ पाएंगे, क्योंकि बड़ों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसीलिए हमें ट्रेडिशनल मेथड्स को साथ लेकर के चलना है मॉडर्न मेथड्स के, तभी चीजें बेटर तरीके से हो पाएंगी। आप देखो हमारा जो वृक्ष आयुर्वेद है, वृक्ष आयुर्वेद जो है वो प्लांट केयर के बारे में बात करता है। हमारे पास तो किताबें हैं यार। वृक्ष आयुर्वेद, दो संस्कृत वर्ड, वृक्ष यानी कि पेड़ और आयुर्वेद यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ साइंस हेल्थ, इससे बना हुआ है। तो ये एंशिएंट बोटानिकल साइंस हमारे पास है जो कहती है कि हम कैसे प्लांट्स और ट्रीज की केयर कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो चीजें हम करते आ रहे हैं, हमें वो चीजें करने की जरूरत है। हमें प्लांट्स और सॉइल की रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है, कैसे चीजें होती हैं। हमें सीड्स मैनेजमेंट को लेकर के चलने की जरूरत है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस को करने की जरूरत है। जो यहाँ पुराने समय से चीजें करते आ रहे हैं उन पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कत है। पेस्ट कंट्रोल कैसे हो सके, देखो अब आप देखो इस वृक्ष आयुर्वेद के अंदर नेचुरल पेस्ट रेपेलिएंट्स की बात करी जा रही है। यहां पर कहा जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स साथ में लगा सकते हैं ताकि दूसरे प्लांट्स सड़े ना, तो हमें पेस्टिसाइड्स की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं होगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करी गई है कि हम क्रॉप रोटेशन वगैरह करें। सॉइल केयर के लिए कहा गया है कि भाई सॉइल को अगर हमें बचा करके रखना है तो हम क्या करें, हम अलग अलग सॉइल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वृक्ष आयुर्वेद जो है वो बताता है कि कैसे नेचर के साथ मिलकर के इको फ्रेंडली तरीके से हम सॉइल एग्रीकल्चर फार्मिंग में चीजें कर सकते हैं। तो हमें ट्रेडिशनल मेथड्स पर ध्यान देने की बच्चा क्या है, जरूरत है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत परेशानी किसके लिए, हमारे लिए ही है। सिक्किम का एग्जांपल हमारे पास है। आप देखो सिक्किम की जब मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर सिक्किम इकलौता ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच हो गया। हालांकि शुरुआत में चीजें मुश्किल थी, बट आज अगर आप देखो तो 2016 में सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। सिक्किम के अंदर हम वहां पर कुछ गलत चीजें, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनका इस्तेमाल ही नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वहां पर पूरी तरीके से पूरे स्टेट में। तो क्या है, 2016 यानी कि 10 साल से ये स्टेट ये काम कर रहा है। आप में से कोई बच्चा सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट में से है तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना। तो आप देखो इन्होंने अपनी बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा। अलग अलग देशों से लोग आते हैं देखने के लिए कि भाई कैसे हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मर्स की इनकम यहां पर बढ़ गई। तो सिक्किम का एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक छोटा सा हमारा स्टेट सिक्किम जब ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं पूरे इंडिया में इस चीज को लेकर के आए। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा चीजें बेटर हो जाएंगी। जरूरी है समझना कि अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। तो यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से बच्चा जी कमेंट्स के अंदर पूछें। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चा क्या है, हमारे नेचर के अंदर ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दीज रिसोर्सेज आर व्हाट, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। इनको बनने में मैंने अभी बताया कि क्या है भैया, हजारों लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, ये रिसोर्सेज जो है हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं। अब जब ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, इनको बनने में बहुत टाइम लग रहा है, तो जरूरी है कि हम इन्हें केयरफुली इस्तेमाल करें, सस्टेनेबल तरीके से। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, सोच समझ के। जुडिशियस का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से विचार करके ध्यान से इस्तेमाल करें। तो जरूरी क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ध्यान दें। अगर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो हम साथ ही साथ विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पर भी जाएं। तो आज देखो हमारी गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम कर रही है। राजस्थान के अंदर भादला सोलर पार्क हमने बनाया, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है। ये इतना बड़ा सोलर पार्क है, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि 15% राजस्थान की जरूरत पूरा कर सकता है।
तो इस तरीके के और सोलर प्लांट हम अलग अलग जगहों पर लगाएं। इसी तरीके से सोलर एनर्जी को पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड करने के लिए हमने क्या करा, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, जिसमें इंडिया की बहुत बड़ी लीडरशिप है। इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया कि हम क्या करेंगे, उन देशों के साथ काम करेंगे जहां पर सनशाइन यानी कि यहां पर सन की रेज बहुत ज्यादा आती है, धूप बहुत पड़ती है। हम क्या करेंगे, उन कंट्रीज के साथ मिलकर के सोलर पावर जनरेट करेंगे, एक ग्रीन क्लीन फ्यूचर पर काम करेंगे। तो आप देखो आज कैसे हम यहां पर सोलर एनर्जी के यूज का जो है प्रमोट कर रहे हैं, कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, हमारा फायदा भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने करा, जो हमारे देश के बिजनेसेस हैं वो दूसरे देश के अंदर जाकर के काम कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी इससे फायदा हो रहा है। तो जो भारत का कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम का, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ हमें देखने को मिलता है। इंडिया का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है लीडर है, फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। हम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है यहां पर क्या करे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है हम लोगों ने बचा डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि अफ्रीका के कई देशों में इन्वेस्ट करे। जब हमने उन देशों के अंदर इन्वेस्ट करा तो हमारे रिलेशंस उनके साथ बेटर हुए, हमारे देश के बैंक्स ने, हमारे देश के बिजनेसेस ने वहां जाकर के इन्वेस्ट करा, हमें उससे फायदा हुआ। तो ये सारी चीजें हमने करी। हम लोगों ने टेक्निकल तरीके से, अफोर्डेबल तरीके से बाकी देशों के साथ मिल करके ये काम करा। भारत के अंदर खुद भादला सोलर पार्क हमने राजस्थान के अंदर बनाया, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है। तो इसी तरीके से आज हमारी सरकार अलग अलग डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है, ताकि क्या हो, ताकि एनवायरनमेंट के प्रति हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम सोलर पावर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पॉल्यूशन कम होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। सोलर पावर से क्या होगा, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लोगों को नया काम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। साथ ही साथ क्या है, हमारा जो मानना है वसुधैव कुटुंबकम का, कि वर्ल्ड पूरा विश्व एक परिवार है, तो क्या हुआ कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने से उन देशों की मदद भी करी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमने उनको भी साथ में लेकर के चला। तो जरूरी है कि हम शहरों के अंदर, गांव के अंदर इस तरीके से सही तरीके से चीजों पर काम करें, रिसोर्सेज को बेटर तरीके से लेकर के चलें। जहां पर पानी की कमी है वहां पर उस पर ध्यान दें, एयर पॉल्यूशन को कम करने का काम करें, इंडस्ट्रीज को कहें कि भैया फॉसिल फ्यूल का काम कम से कम करो। तो ये सारी चीजें हम करें, तभी चीजें बेटर हो पाएंगी। और हमें स्टूवर्ड्स के तरीके से, केयर टेकर्स के तरीके से काम करने की जरूरत है, तभी हम नेचर के साथ मिलकर के चल पाएंगे। और ये बात हमारी भागवत गीता के अंदर भी लिखी है। भागवत गीता का भी लोक संग्रह ये बात कहता है कि हमें सबको साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है, सबकी भलाई के लिए काम करने की जरूरत है। तो भागवत गीता के साथ इसी अपनी जो हमारा कल्चर है, हमारी आइडियोलॉजी है, उन्हीं चीज़ों को साथ में लेते हुए हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ मिल करके चलना है, सो दैट एक बैलेंस बना रहे। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां से जाकर के आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसे लगे, जरूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।